तो भैया लोग, इंडियन जियोग्राफी का ये पहला लेक्चर है। इसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, डीएचओ, सीनियर टीए, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जितने भी लोग इस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। सीसीआई वगैरह में तो स्पेशली जियोग्राफी खूब पूछी ही जाती है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। पहली बात तो हम जानेंगे सामान्य परिचय, ज्योग्राफी का सामान्य परिचय, जो भारत की ज्योग्राफी है उसका सामान्य परिचय हम जानेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश को जानेंगे, और भौतिक प्रदेश में हम पर्वत, पठार और मैदान के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। उसके अलावा झील, ग्लेशियर, दर्रा, घाटी, इनके बारे में हम जानेंगे। अपवाह तंत्र, यानी भारत में नदी का अपवाह तंत्र, जितनी भी नदियाँ पाई जाती हैं, नदियों में भी हम अगर देखेंगे तो पहले तो हिमालयी नदियाँ, उसके बाद फिर साउथ इंडिया की जो भी नदियाँ हैं, मध्य भारत की कुछ नदियाँ हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके अलावा जलप्रपात और परियोजनाएं जानेंगे नदियों से जुड़ी। इसके अलावा जलवायु के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसके अलावा भारत में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार और उनमें होने वाली फसलों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, कृषि एवं पशुपालन के बारे में, परिवहन के बारे में, और उद्योग, संसाधन में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भारत में पाई जाने वाली कुछ विशेष जनजातियों के बारे में जानेंगे। इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं, जो सामान्य परिचय हमारा था। तो इस वीडियो में हम सामान्य परिचय और भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हिमालय का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सामान्य परिचय की अगर बात करें तो जो भारत में विश्व गोलार्ध में अगर हम बात करें, विश्व गोलार्ध आपके सामने ये दिख रहा है, ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और ईस्ट है और वेस्ट है। तो अगर बात करें तो हम तो भारत अगर जीरो देशांतर की बात करें, जो लंबवत खड़ी रेखा दिख रही है आपको, ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर से इस किस साइड में है? ईस्ट साइड में है, तो यानी भारत ईस्ट साइड में है। वहीं 0 डिग्री अक्षांश पे अगर हम देखें तो भारत किस साइड है? नॉर्थ साइड में है। तो इसलिए भारत हम क्या कहेंगे? भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर साउथ एशिया में और अगर एशिया में बात करें, उस एशिया में इसकी क्या पोजीशन है भारत की, तो भारत जो है साउथ एशिया में स्थित है। ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर भारत के नामों की बात करें, भारत के नामों की बात अगर हम करें तो जम्बू द्वीप जो है इसका एक नाम था, क्योंकि आप लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जामुन जो होता है वो उसका उत्पत्ति स्थान भारत रहा है। तो भारत जब जामुन का जो उत्पत्ति स्थान रहा है और यहाँ जामुन बहुत बृहद मात्रा में इसके वृक्ष पाए जाते हैं, तो प्राचीन काल में इसका नाम जो है जम्बू द्वीप, इस द्वीप को, पूरे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रख दिया गया था। उसके अलावा आर्यों के कारण जो आर्य भारत में आए या आर्य यहीं के निवासी थे, खैर ये तो एंशियंट में अभी भी जो है संशय का विषय है कि इसके बारे में लोग जानकारी अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो है भारत में बाहर से आए थे, कुछ लोग मानते हैं कि आर्य यहीं के निवासी थे। तो लेकिन आर्यों के आने के कारण ही जो है, आर्यों के रहने के कारण ही इस देश का नाम आर्यव्रत पड़ा था। इसके अलावा भारतवर्ष जो है, जो भारत का नाम पड़ा है, वो कहाँ से पड़ा है? वो भरत वंश के एक राजा सुदास थे। यानी एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि एक राजा सुदास थे, तो उन्होंने दासरग युद्ध को जीता था। दासरग युद्ध मतलब 10 राजा उनके अपोजिशन में लड़ रहे थे। यानी एक तरफ राजा सुदास थे, एक तरफ 10 राजा, 10 में 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, और 5 अनार्य जो थे, तो इन 10 राजाओं को मिलकर जो है राजा सुदास ने हराया था, जो कि भरत वंश के थे। तो उनके जीत के बाद में जो है इनका नाम जो है क्या पड़ गया? भारतवर्ष पड़ गया देश का, भारतवंश के आधार पे। उसके अलावा हिंदुस्तान जो नाम पड़ा था वो सिंधु नदी के कारण। सिंधु जो नदी हमारी है वो जम्मू कश्मीर राज्य से गुजरती है, और तब जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे जो है भारत के ही क्षेत्र थे। तो जब अफगानिस्तान वाले रास्ते से होते हुए ईरानी लोग जो है जब भारत में प्रवेश करें, तो जब ईरानी लोग भारत में प्रवेश किए तो सिंधु नदी के इस पार के लोगों को, सिंधु नदी के इस पार के लोगों को, सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या पुकारा? हिंदू कहकर पुकारा। यानी सिंधु नदी को वो हिंदू कहते थे और उसके उस पार रहने वाले को हिंदुस्तानी कहने लगे। ठीक ना? तो इस वजह से जो है भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, ईरानी लोगों की वजह से। ठीक ना? इसके अलावा इंडिया जो शब्द है, ये सिंधु का इंग्लिश में नाम जो है इंडस वैली है। जो यूनानी भाषा थी उसमें इसको इंडस वैली बोलते थे, और इंडस वैली के आधार पर इसका नाम इंडिया पड़ा। इंडस वैली या इंडिया जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी लोग ग्रीक भाषा बोलते थे, तो ग्रीक भाषा का शब्द है इंडिया। ठीक ना? तो इसके अलावा अगर हम विस्तार की बात करेंगे, भारत के विस्तार की बात करें, तो भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अगर आप देखेंगे सबसे पश्चिमी भाग जो भारत का है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट
से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। 68 डिग्री 7 मिनट की अगर बात करें तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, गौरमोता है, गुजरात। पश्चिमी सबसे राज्य कौन सा है, गुजरात है। गुजरात का कौन सा बिंदु सबसे पश्चिमी है, वो है गौरमोता। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का किबिथु है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर। और हम दोनों तरफ ईस्ट ईस्ट क्यों लगाए हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट क्यों लगाए हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो भारत कहाँ स्थित है, ईस्ट में स्थित है। वैश्विक अक्षांश की अगर बात करें, वैश्विक देशांतर की अगर बात करें तो वैश्विक देशांतर में 0 डिग्री से हमारा भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। इसलिए पूर्वी गोलार्ध में जैसे 0 डिग्री देशांतर आप देख रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर से एक लंबवत रेखा दिख रही है, 0 डिग्री देशांतर है। अब इससे हमारा देश जो है पूर्व में स्थित है, और पूर्व में जैसे मान लीजिए वहाँ से बढ़ना हम शुरू किए, 0 से 1 2 3 ऐसे आएंगे अगर, तो 68 डिग्री 7 मिनट पर पहला बिंदु हमारा पड़ेगा, जो कि हमारा क्या है, गौरमोता है। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट पर हमारा कौन सा बिंदु पड़ेगा, किबिथु पड़ेगा, जो भारत का सबसे पश्चिम पूर्वी बिंदु है। ऐसे ही अगर हम 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश हमारा ये तुम्हारा जो पड़ी हुई रेखा दिख रही है 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर अगर हम बढ़कर देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट पर मुख्य भूमि जो भारत की है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, वो कौन सा है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु का एक जिला है कन्याकुमारी, जो सबसे अंतिम पड़ता है। ऐसे तो कश्मीर तू में कन्याकुमारी, तो कश्मीर जो है सबसे उत्तरी जिला और उत्तरी राज्य, और कन्याकुमारी जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम जिला है। कन्याकुमारी का केप कोमोरिन जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर स्थित है, और इसी वजह से जो है ये सब भारत का सब मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जिसको हम इंदिरा काल बुलाते हैं, ठीक ना। ऐसे अगर हम मुख्य भूमि को ना बात करते हुए अगर द्वीप समूहों को भी मिला लें तो 6 डिग्री 4 मिनट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, द्वीप समूहों को मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। यह अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये, 6 डिग्री 4 मिनट। यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट से अगर हम इक्वेटर की तरफ जाएं, यानी 0 डिग्री की तरफ जाएं, तो 876 किलोमीटर दूरी वहाँ से है। 6 डिग्री 4 मिनट से 0 डिग्री तक जाने में हमको कितना चलना पड़ेगा, 876, यानी 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा। इस इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। तो अगर सबसे उत्तरी इंदिरा काल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट अगर बात करें, ऐसे अगर आप देखने में आपको क्या दिख रहा है कि काल ऊपर है और पॉइंट नीचे, यानी काल खोपड़ी पर रहता है आपकी, ठीक ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 4 मिनट, ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये आपका विस्तार जो है भारत का हो गया। इसके अलावा क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 7th इन द वर्ल्ड है, यानी 7वीं पोजीशन विश्व में जो है भारत लिए हुए है, जो विश्व का 2.41% है। विश्व में अगर बात करें तो 2.41% जो है भारत का क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान भारत रखता है। अगर इनसे बड़े देशों की बात करें तो एक फार्मूला याद कर लीजिए, RCCUBAI, RCCUBAI, सिंपल सा फार्मूला है RCCUBAI। तो रसिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सीक्वेंस से आपको याद हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद USA, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। अच्छा, कुछ राइटर्स जो हैं USA को पहले रखते हैं, कुछ राइटर्स जो है इसमें चाइना को पहले रखते हैं। कुछ राइटर्स जो है चाइना ने बहुत सारे क्षेत्र ऑक्यूपाई कर लिए हैं दूसरों के। अच्छा, उस ऑक्यूपाइड क्षेत्र को अगर हम चाइना का भाग मान लें तो चाइना विश्व में जो है तीसरे नंबर पे है। अगर ना माने तो चाइना चौथे नंबर पे पहुंच जाता है, USA आ जाता है तीसरे नंबर पे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्वेश्चन जब आता है तो भैया प्रॉब्लम रहती है। वैसे चाइना जो है अभी तक माना जाता है, NCERT वगैरह ने तो अभी तक चाइना ही लिखा था, तो चाइना जो है ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, इसलिए RCCUBAI आप याद रखिए। और रसिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसे देख लीजिए। इसके अलावा जनसंख्या की अगर बात करें तो जो 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जो है हमारा 1.2 अरब जनसंख्या जो है भारत की थी 2011 में। अब तो खैर 10 साल बीत गए हैं।
1.21 अरब जो है भारत की जनसंख्या थी उस समय, जो 17.5% ऑफ द वर्ल्ड थी, यानी 17.5% ऑफ द वर्ल्ड, यानी 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। बात सोचिए आप, 17.5% जनसंख्या विश्व की रह रही, कितने क्षेत्र में? सिर्फ 2.41% क्षेत्र में, ठीक ना। डेंसिटी इसीलिए इतनी ज़्यादा होती जा रही है। हमारा क्षेत्र सिर्फ विश्व में कितना है? 2.41% है, जबकि हमारी जनसंख्या 17.5% है, जो सेकंड इन द वर्ल्ड है, सेकंड टॉप इन द वर्ल्ड है। तो जो कि अभी कुछ दिनों तक है भैया, अब चाइना को हम लोग पार करने वाले हैं, 30-35 तक पार ही कर देंगे। तो अगर बात करें हम चाइना, अगर सीक्वेंस की बात करें तो याद कर लीजिए CIUI BPBN RJ, CIUI BPBN RJ, फार्मूला याद कर लीजिए, सिंपल सा है। चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रसिया एंड जापान। सिंपल सी बात है, चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, राजस्थान एंड जापान। 10 राज्य आपके हो गए। सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की, फिर इंडिया की, फिर USA की, फिर इंडोनेशिया की, फिर ब्राज़ील की। अच्छा, इसमें अगर हम शुरू के 5 को हटा दें, चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, अरे तो यूपी की जनसंख्या इन 5 के बाद में यानी पाकिस्तान से ज़्यादा यूपी की जनसंख्या, यानी सोच लो सिर्फ विश्व में 5 ऐसे देश हैं, विश्व में सिर्फ 5 क्या 4 ऐसे देश हैं, इंडिया में तो है ही है, वो 4 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या जो है यूपी से ज़्यादा है। देश की तो बात ही छोड़ दो। तो पड़ोसी देश एवं उनकी सीमाओं की अगर बात किया जाए तो उसके लिए एक फार्मूला याद कर लो, 55 MBA, यानी बचपन में ही हमने क्या कर लिया था? MBA कर लिया था, BCPN MBA। 7 देश जो है ऐसे जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें जो सबसे लंबी सीमा हम किसके साथ साझा करते हैं? वो बांग्लादेश के साथ करते हैं, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हम बहुत छोटी सी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र किसके साथ हम साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, जो 4096.7 किलोमीटर है, 4196.7 किलोमीटर, ठीक ना, 4096.7 किलोमीटर साझा करते हैं। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। 2 जो है सीमाएं इसको बांटती हैं, एक तो जीरो लाइन, दूसरा रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन जो है, बांग्लादेश जो है पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जब तक 1975 के समसम टाइम पे जो है इसको अलग कर दिया गया था समथिंग में, हमें एक्चुअल डेट याद नहीं है। तो बांग्लादेश को जो है जब इंदिरा गांधी के काल में ही फिलहाल इसको बांटा गया था, जो तभी बांग्लादेश बना था, उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने बनाई थी? रेड क्लिफ ने बनाई थी 1947 में। तो पाकिस्तान ने सीमा रेखा जो है, जो पाकिस्तान की सीमा रेखा होगी वही बांग्लादेश की होगी, तब बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। तो रेड क्लिफ ने जो है दोनों जगह की सीमा निर्धारित की। उसके बाद जीरो लाइन जो है बाद में बनी है, जो हमने थोड़ा बहुत क्षेत्र चेंज किया और बांग्लादेश से जो है सीमा अपनी सही से बनाई, तो उसको जीरो लाइन कहा गया। जीरो लाइन जो है बांग्लादेश का ही हमसे साझा करती है सीमा। चाइना जो है 3488 किलोमीटर हमसे सीमा साझा करती है। चाइना का राजधानी जो है बीजिंग है। मैकमोहन और LAC 2 सीमाएं हमसे साझा करती हैं। मैकमोहन 1914 में शिमला समझौते में जो है एक रेखा बनाई गई थी, जहाँ से भारत और जो है उस समय तो खैर अपने यहाँ ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश वालों ने ही साझा किया था कि भैया यहाँ से उधर का चीन रहेगा, इधर से इधर का इंडिया रहेगा। अब वो मैकमोहन रेखा तो ठीक था। उसके बाद जब है 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चाइना क्या हुआ, ये अंदर की ओर घुस आया, ठीक ना। जब भारत की सीमा में ये घुस आया और उसने कब्जा कर लिया, जब कब्जा कर लिया तो जिस क्षेत्र तक उसने कब्जा कर लिया था वो हमारा बन गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC, ठीक ना। और मैकमोहन जो है वो जो है अब अरुणाचल प्रदेश साइड का जो क्षेत्र है, यानी पूर्वी क्षेत्र जो है उसको मैकमोहन से बांटता है, और जो जम्मू कश्मीर में जो है जहाँ उसने कब्जा कर लिया था वो LAC जो है माना जाता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान से हम सीमा साझा करते हैं, और इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। रेड क्लिफ नहीं बांटा था 15 अगस्त 1947 को जब विभाजन देश का हुआ था। नेपाल की अगर बात करें तो 1751 किलोमीटर है, और नेपाल का जो है काठमांडू राजधानी है। म्यांमार की बात करो तो 1643 किलोमीटर है, और नैपिटो जो है राजधानी है म्यांमार की, नैपिटो। म्यांमार बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का, ठीक ना। नैपिटो राजधानी है। और भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान 699 किलोमीटर हमसे सीमा साझा करता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। अफगानिस्तान मात्र हमसे 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, वो भी POK वाले पोर्शन से सीमा साझा करता है अफगानिस्तान हमसे, जो कि
काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है, और जो अफगानिस्तान से हमारा सीमा साझा है वो जो है डूरंड रेखा के द्वारा है। और मेनली ये 1886 में हुआ था, तो मेनली ये पाकिस्तान से जो है अब डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर रह गया है। क्यों अफगानिस्तान पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान 1886 में नहीं था, वो भी भारत का पोर्शन था, ठीक ना। अब जो है अब अफगानिस्तान हमसे तो 106 ही करता है, तो वो भी डूरंड के द्वारा। बाकी जो है बड़ी सीमा किसके साथ अब साझा करने लगा है अफगानिस्तान? पाकिस्तान के साथ में। तो जो है अब पाकिस्तान के साथ में डूरंड रेखा से ही सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। भारत की स्थल सीमा की लंबाई की अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा है, ठीक ना। और तटीय भाग की लंबाई की बात करें अगर द्वीप समूहों को मिलाकर तो 7516.6 किलोमीटर जो है तटीय सीमा की लंबाई है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें, हम केवल प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, द्वीपों को हटा दें, तो 6100 किलोमीटर जो है हमारे तटीय सीमा है, ठीक। तटीय रेखा को हमारे 9 राज्य जो है टच करते हैं, जिसमें 5 पश्चिमी तट हैं और 4 जो है पूर्वी तट हैं, ठीक। सबसे लंबी सीमा हमारा अगर देखोगे तो अंडमान निकोबार के साथ बनती है, 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर जो है 1962 किलोमीटर जो है अंडमान निकोबार जो है तट से सीमा बनाए हुए हैं, क्योंकि वो पूरा जलमग्न नहीं है, तो 1962 किलोमीटर। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में हम एक फार्मूला याद कर लेंगे, गैट को याद करने के लिए 9 राज्य हैं, लेकिन 9 राज्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 आप टॉप याद कर लें, बहुत है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सा तटीय सीमा किसकी लगती है, समुद्र से कौन लगा हुआ है? गुजरात जो है 1214 किलोमीटर तक उसका तट जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश सबसे लंबी तट रेखा गुजरात, उसके बाद गैट को याद कर लो आप, GATKO, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। गुजरात 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तमिलनाडु 907 किलोमीटर, कर्नाटक 576 किलोमीटर और उड़ीसा 459 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा आप याद कर लीजिए अंडमान निकोबार 1962 और गुजरात 1214 किलोमीटर, ये तो 100% आप याद ही कर लीजिए। 5 पश्चिमी तट पर राज्य हैं और 4 पूर्वी तट पर राज्य हैं, ठीक ना। सबसे छोटी सीमा गोवा साझा करता है, ये भी आप जान लीजिए, सबसे छोटी सीमा जो है गोवा बहुत छोटा सा है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में दबा हुआ है बेचारा, तो गोवा सबसे छोटी सीमा साझा करता है। और अगर बात करें हम तो सबसे जो हमारा नगरीकृत क्षेत्र है वो गोवा में ही पाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा आप द्वीपों की बात अगर करें तो द्वीपों में आप अगर मालदीव की बात करें, इधर मतलब अगर आप पश्चिमी द्वीपों की बात करें, लक्षद्वीप, तो मालदीव एक देश है और मालदीव द्वीपीय देश है। तो मालदीव को मिनिकाय से, हमारा देश मिनिकाय जो है, मिनिकाय से अलग करने वाला एक चैनल, यानी पानी का जो 2 स्थल खंडों को अलग करने वाला जो बीच का पानी होता है उसे चैनल बोलते हैं। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है। मिनिकाय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है और लक्षद्वीप को वित्रा द्वीप से 11 डिग्री चैनल अलग करता है। वहीं अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में जब द्वीप पढ़ाएंगे आपको तो डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिर भाई आप जो है एक आउटर लाइन जान लीजिए कि मालदीव को मिनिकाय से 8 डिग्री चैनल, मिनिकाय से लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप से वित्रा द्वीप को 11 डिग्री चैनल, वहीं अंडमान से निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 8, 9, 11 इधर है, 8, 9, 11 इधर है, 10 जो है अंडमान निकोबार में है। अब अगर बात करें धनुषकोडी से लेकर तलैया मन्नार तक, हमारा राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है, धनुषकोडी से लेकर कहाँ तक है? तलैया मन्नार तक है, ठीक ना। और राम सेतु या आदम पुल इसे कहा जाता है जो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। अगर आप देखेंगे तो इधर जो एक साइड में जो है राम सेतु के एक साइड मन्नार की खाड़ी है और दूसरी साइड पाक की खाड़ी है, ठीक ना। तो ये इसको अलग करता है और उसके नीचे श्रीलंका है भैया, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं इसको राम सेतु या आदम का पुल भी कहा जाता है। अच्छा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो होता है नॉर्थ, इसको कर्क रेखा माना जाता है, इस अक्षांश को। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य? अगर सीक्वेंस से देखें हम, वैसे तो एक फार्मूला होता है मित्र पर गमछा झार। तो मित्र मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, पर मतलब फिर आपका आ जाएगा राजस्थान और पश्चिम बंगाल और राजस्थान। गमछा, ग मतलब गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश और छ मतलब छत्तीसगढ़, झार मतलब झारखंड। तो ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन वैसे का क्रम नहीं इसका कोई है। क्रम से अगर आप याद करेंगे तो गुजरात सबसे पहले है, सबसे पश्चिमी, उसके बाद राजस्थान आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये सीक्वेंस हमारा एकदम पश्चिम से पूर्व की ओर बना हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। वैसे आप फार्मूला याद कर सकते हैं, मित्र पर गम छा झार। ओके, ठीक। कर्क रेखा के पास अगर बात करें हम तो
राजधानियाँ जो हैं वो रांची झारखंड की राजधानी कर्क रेखा के समीप में है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी कर्क रेखा के समीप में है, और कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी कर्क रेखा के समीप में है। अच्छा, आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लंबवत जो है भारत को बीच में 2 भागों में बांटती है। 82.30 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है ये बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? 82 डिग्री 30 मिनट पर जो है बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत देश है, तो एकदम बीच में सेंटर में है ये 82 डिग्री 30 मिनट। यहीं से हमारे देश का समय निर्धारित होता है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सीक्वेंस एकदम है, सबसे ऊपर यानी नॉर्थ में यूपी है, उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे यानी साउथ में जाएंगे तो एमपी आएगा, उससे साउथ में छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। एकदम सीक्वेंस है। यूपी का जो मिर्ज़ापुर है और यूपी का जो नैनी है, यहाँ से जो है मानक समय रेखा होकर गुजरती है। ये जो है ये ग्रीनविच मीन से 5.5 घंटे आगे है, यानी प्लस लिखा है प्लस 5.5 और, तो इसका मतलब है 5.5 घंटे आगे है। कैसे आगे है? अगर 1 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर की ओर हम बढ़ते हैं ग्रीनविच मीन से, यानी 0 डिग्री देशांतर से अगर हम 1 डिग्री भी बढ़ते हैं, 1 डिग्री बढ़ेंगे तो 4 मिनट का अंतर आता है। हम कितना आगे आ गए हैं? 82.5 डिग्री। तो 82.5 को जरा आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा 5 घंटे 30 मिनट आएगा। तो ये आपका जो है टाइम आगे इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, ग्रीनविच मीन से। ग्रीनविच मीन जो है वैश्विक समय मापने की जो रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर से विश्व का समय मापा जाता है, यानी पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी जो लंबवत रेखा, देशांतर रेखा, उससे जो है पृथ्वी का पूरे विश्व का मापा जाएगा टाइम। ठीक ना। और भारत को 2 भागों में जो बांटती है वो हमारा जो है भारत का समय बताती है। ऐसे सबकी अपनी इंडियन मतलब स्टैंडर्ड ऑफ टाइम होता है, सबके रेखाएं होती हैं। जो बड़े देश हैं उनकी ज़्यादा रेखाएं होती हैं, किसी किसी देश में 4-4 5-5 जो है समय मापने की रेखाएं हैं, लेकिन हमारा देश उतना मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर हमारा 2933 किलोमीटर ही दूरी है। ये आपको बताना भूल गए थे, ध्यान रखिएगा कि हमारी जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण हमारा 3214 किलोमीटर जो है दूरी है। यानी जम्मू कश्मीर से आप चलें और कन्याकुमारी रुके जाके अगर, तो हम कितना चल जाएंगे? 3214 किलोमीटर चल जाएंगे। वहीं अगर हम गौरमोता से चलें और कहाँ तक पहुँच जाएं? किबिथू तक पहुँच जाएं अगर, तो कितना चल डालेंगे हम? 2933 किलोमीटर चल डालेंगे। ठीक ना। तो ये हमारा आप देख लीजिए, तो इस हिसाब से जो है 5-5.5 घंटे आगे ग्रीनविच मीन से। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की अगर बात करो तो गोवा जो है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। सबसे कम नगरीकृत राज्य आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगर हैं, गाँव बहुत सारे हैं वहाँ, नगर बहुत कम है। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सबसे कम वन जो है हरियाणा में है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है, आप जानते हैं 1200 जो है सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो लेह है। लेह हमारा कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में है। लद्दाख के नहीं, हमको इसको हम शीत मरुस्थल बोलते हैं। ठीक ना। लेस देन 10 mm वर्षा यहाँ होती है। ठीक। और विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, और सबसे जो नवीन पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। समुद्र विस्तार की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन लॉ ने ऑफ सी एक जो मतलब वैश्विक ये मानक है, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन लॉ ऑफ अथॉरिटी, यूएन क्लॉज बोलते हैं इसको, यूएन क्लॉज। तो यूएन क्लॉज ने एक नियम बनाया था कि जो बेस लाइन होती है, जैसे मान लो भारत की मतलब किसी भी देश की तट रेखाएं जो हैं, यानी जो देश की सीमा रेखा है वो एकदम मतलब सबकी गोल तो नहीं होगी कि वहाँ से जो है मापा जाए। तो हम क्या करते हैं, कुछ बिंदुओं को जो सबसे बाहर वाले बिंदु होते हैं उनको मिला लेते हैं पहले। ठीक ना। तो एक बेस लाइन तैयार कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये मान लो अंदर एक देश बना हुआ है, तो उसके जो हम क्या किए हैं, उसके चारों ओर क्या किए हैं, एक बेस लाइन तैयार कर लिए हैं। तो इस बेस लाइन से 12 किलोमीटर 12 एनम यानी 12 नॉटिकल माइल, जो नॉटिकल माइल होता है ना समुद्री मील, 12 समुद्री मील तक कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? क्षेत्रीय सागर पाया जाता है। यहाँ इस क्षेत्र में जो है बिना तुम्हारी परमिशन के, यानी बिना देश की परमिशन के कोई और देश वाले एंटर नहीं कर सकते हैं इस 12 एनम तक। ठीक ना। उसके बाद जो है यहाँ से बेस लाइन से 24 एनम तक की अगर बात करेंगे तो संलग्न अनिच्छंद क्षेत्र, यानी 12 किलोमीटर और आगे अगर चले जाएं तो वहां तक कौन सा रहेगा? संलग्न अनिच्छत्र, यानी 24 एनम तक, 24 एनम 24 नॉटिकल माइल तक जो है हमारा कौन सा रहेगा? संलग्न अनिच्छंद क्षेत्र। इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो EEZ है हमारा 200 एनम तक होता है,
और मोर देन 200 nm हमारा हाई सी होता है। जो अनिच्छद्र क्षेत्र है 24 nm है। 24 nm में क्या होता है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो हमसे परमिशन लेके आएंगे, मछुआरे यहाँ तक जो है अपना मछली वछली मारते रहते हैं। उसके बाद 200 nm तक जो है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ हम सारे परीक्षण वगैरह जो भी हमें परीक्षण करना होता है, जैसे मिसाइल विसाइल के परीक्षण जो भी करने होते हैं समुद्र में, हम लोग क्या कहाँ करते हैं 200 nm पे करते हैं। खनिजों का जो करते हैं हम लोग, खनिज वगैरह जो है हम लोग क्या करते हैं इनसे निकालते हैं समुद्र से, तो भी 200 nm तक। उसके अलावा 200 के ऊपर जितना जाएंगे वो हाई सी है, उस पर विश्व का सबका अधिकार है। जो जहाँ भी से खनिज करना है तो हमें वैश्विक परिस्थितियाँ जाननी पड़ेंगी, उस हिसाब से हम खनिज कर पाएंगे, वहाँ पे जो है खनिज का उत्खनन कर पाएंगे। अगर लेक्चर 2 की बात करें तो ये आप एक बार में जो है आप समझ गए हैं भारत की स्थिति क्या है, कहाँ कैसे है, सामान्य परिचय आप जान गए हैं भारत का। तो आप जान लीजिए, एक बार जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसके आगे अगर हम बात करें भारत के भौतिक प्रदेश की, तो आज हिमालय आपको पढ़ाना है, थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। भारत के भौतिक प्रदेश, एसपी चटर्जी जी ने इनको भारत के भौतिक प्रदेश को 4 प्रमुख, 20 मध्यम और 58 लघु क्षेत्रों में विभाजित किया है। भारत के भौतिक प्रदेश को 4 प्रमुख, 20 मध्यम, 58 लघु क्षेत्रों में विभाजित किया है। फिलहाल हम 4 प्रमुख को पढ़ेंगे। जैसे उत्तर का हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह, ठीक 4 भागों में बांटा है। तो पहला अगर उत्तर के हिमालय की बात करें हम, पहला जान लो कि क्षेत्र में भारत में अगर देखोगे तो पर्वत कितने क्षेत्र पर है, 10.6% पर जो है पर्वत है, और पहाड़ियाँ 18.5% पर पहाड़ियाँ हैं। पठार 27.7% क्षेत्र पर जो है पठार है, और बाकी 43.2 यानी 43.2% मैदानी क्षेत्र है भारत में, ठीक है। तो उत्तर का हिमालय के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हिमालय का अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारा सबसे प्राचीन जो हमारा है, सबसे उत्तरतम जो हमारा है उत्तर में भी है, तो ट्रांस हिमालय हमारा है जो इयोसीन काल में बना था। इयोसीन जो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे बड़ा जो है हमारा ये ईरा के बाद में इपोच, और इपोच तो एक युग था टर्सरी युग। टर्सरी युग के कई सारे पार्ट थे, ठीक ना। तो पूरे हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है, टर्सरी युग में हुई है। और टर्सरी युग के इयोसीन काल में ट्रांस हिमालय बना है। इयोसीन और ओलिगोसीन के मर्ज यानी दोनों के बीच में हमारा ग्रेट हिमालय बना है, और ग्रेट हिमालय के बाद मिडिल हिमालय मायोसीन में बना है। शिवालिक रेंज हमारा प्लायोसीन में बना है, और मैदानी क्षेत्र हमारा प्लिस्टोसीन में बना है, ठीक है। सीक्वेंस आप याद रखिएगा, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में घाटियाँ हैं, जैसे ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, सबसे उत्तर में है। उसके बाद उससे जस्ट नीचे कौन सा है, उससे जस्ट नीचे मैप में हमको कौन सा दिखेगा, ग्रेट हिमालय। उसके जस्ट नीचे मिडिल हिमालय, उसके जस्ट नीचे शिवालिक रेंज, जो सबसे नीचे हमें फिर उत्तर भारत के मैदान मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ट्रांस हिमालय जो है इयोसीन काल में बना था। ट्रांस हिमालय को और ग्रेट हिमालय को अलग करने वाली घाटी जो है उसे ITCZ घाटी कहते हैं। वहीं ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय को अलग करने वाली घाटी को MCT घाटी, और मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज को अलग करने वाली घाटी को MBF घाटी, और शिवालिक रेंज और मैदान को अलग करने वाली घाटी को HFF घाटी कहते हैं। इन सब के फुल फॉर्म भी हम लिखे हैं। ITCZ घाटी यानी इंडस सेंगो सूचर जोन, MCT यानी मेन सेंट्रल ट्रस्ट, MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, HFF यानी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये हमारे क्या है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये हमारा जो है अलग करने वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे ट्रांस हिमालय सबसे पहले हमें पढ़ना है। ट्रांस हिमालय का अगर फोटोज़ आप देखना चाहें, ट्रांस हिमालय किस पोर्शन में आता है। ट्रांस हिमालय हमारा सिर्फ भारत में 3 चीज़ें उसमें पाई गई है। कौन कौन सी, काराकोरम है एक पर्वत श्रृंखला, एक लद्दाख है, दूसरी जास्कर है। इसके अलावा जो है आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पामीर का पठार आता है, पामीर के पठार से चाइना की तरफ तिएन शान एक पर्वत श्रृंखला गई है। कुनलुन शान, अल्तन शान और शान शान, इनका क्रम मिलाने को आ जाता है कभी कभी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो याद रखिएगा कुनलुन शान, अल्तन शान, शान शान, ठीक है। उसके अलावा एक हिंदुकस पर्वत श्रेणी जो अफगानिस्तान गई है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ पाकिस्तान में है। कैलाश, मानसरोवर, तिब्बत का पठार, ये सारा चाइना में जो है हमारा है, ठीक है। ये आप मैप देख लीजिए, तो आप इसके आगे जो है आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। फिर ट्रांस हिमालय, भारत में 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी बताए थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। उत्तर से दक्षिण एक क्रम है यही, तो याद करिएगा। सबसे उत्तरतम जो पर्वत श्रृंखला कौन सी है, काराकोरम है,
ठीक है। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं भारत में है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पाकिस्तान में 2 पर्वत श्रृंखलाएं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, सुलेमान और किरथर। अफगानिस्तान में हिंदुकश। चीन में पामीर का पठार, जो मुख्यतः जो है चीन में नहीं है, तजाकिस्तान का पार्ट ज़्यादातर है। और तिब्बत का पठार जो पूर्णतः चाइना में है, कुनलुनसान, अल्तनसान, सानसान और तिएनसान। इतनी पर्वत श्रृंखलाएं जो है चाइना में ट्रांस हिमालय की पाई गई हैं। 2 प्रमुख नदियां इसमें बहती हैं, सिंधु और सतलज ट्रांस हिमालय में, तथा कैलाश और मानसरोवर भी इसी में पाया गया है, सब पोर्शन से थोड़े से। काराकोरम जो भारत के 3 हैं, अब इनको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम की अगर बात करें तो भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो काराकोरम श्रेणी है यही बढ़कर तिब्बत में गई है, तो इसको कैलाश कहा गया है। काराकोरम का ही बढ़ा हुआ क्षेत्र अगर तिब्बत में है तो उसको कैलाश कहा गया है, ठीक है। और इसके अलावा इसको कैलाश कहा जाता है। और सर्वाधिक ऊंची चोटी अगर काराकोरम की माने तो हम K2 या गाडविन आस्टिन जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन आस्टिन है। लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय में नहीं गिना जाता है, ठीक है। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे भारत में तो कंचनजंगा है। और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी है? K2 या गाडविन आस्टिन, जो 8611 मीटर है, विश्व की दूसरी सबसे, यानी माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड जो चोटी सबसे ऊंची है विश्व की, वो कौन सी है? गाडविन आस्टिन। और ये कहाँ, किस क्षेत्र में? अपने इंडिया के पीओके वाले क्षेत्र में है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। यानी अब अधीन किसके? अभी यहाँ है पाकिस्तान के, लेकिन वो क्षेत्र किसका है? भारत का है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गाडविन आस्टिन। कहाँ पाई जाती है? काराकोरम में। विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी ये है माउंट एवरेस्ट के बाद। इसे उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहा जाता है। ग्लेशियर इसमें अगर बात करोगे तो सियाचिन, वियाफो, बाल्तोरो, हिस्पार, रेमो, पुनमाह, एकामेरिया, ससाइमी, इतने जो है ग्लेशियर इसमें पाए गए हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पाया जाता है? वो आपका पाया जाता है काराकोरम नामक क्षेत्र पर। 72 किलोमीटर स्क्वायर सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है हमारा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। 72 किलोमीटर स्क्वायर पर है और में फैला हुआ है ग्लेशियर हमारा। सियाचिन, वियाफो, बाल्तोरो, हिस्पार, रेमो, पुनमाह, एकामेरी और ससाइमी, ये हमारे जो हैं ग्लेशियर कहाँ पाए गए हैं? काराकोरम दर्रे पर पाए गए हैं। इसमें सियाचिन आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, काराकोरम में पाया जाता है। दर्रा, इसके अलावा दर्रों की अगर बात करें तो दर्रा किसे बोलते हैं? जो पहाड़ों के बीच से जो रास्ते जाते हैं उन्हें दर्रा बोला जाता है। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में कौन कौन से दर्रे हैं? 4 दर्रे प्रमुख हैं। मैक आप याद कर लीजिए, MAKK, मैक, मिंताका, अगघिल, खुंगरेब और काराकोरम। मिंताका, अगघिल, खुंगरेब, काराकोरम याद कर लीजिए, सिंपल सा है। मैक याद करेंगे, मिंताका, अगघिल, खुंगरेब, काराकोरम याद हो जाएगा आपको। इसके अलावा अब अगर आप बात करें काराकोरम के बाद लद्दाख की, तो लद्दाख भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। वो पहले किस में था? पीओके वाले पोर्शन में है, लेकिन लद्दाख कहाँ है? भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी निवास करती है? बौद्ध धर्म की। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठारी भाग है, जो लद्दाख का पठार है वो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। और इसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है लद्दाख के पठार को, क्योंकि वहाँ ठंडक बहुत है। मरुस्थल इसलिए क्योंकि वहाँ की वर्षा जो है <10 mm होती है। सेंटीमीटर गलत लिख गया यहाँ पे, सेंटीमीटर नहीं, 10 mm से भी कम वर्षा होती है। प्रशासनिक क्षेत्र लेह जो है भारत का सबसे शुष्कतम क्षेत्र, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर <10 mm वर्षा होती है, सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये <10 mm है। मैदानी भाग की अगर बात करें तो देवसाई का मैदान, अब याद कर लीजिए ड्रैड, अगर सीक्वेंस याद करना है तो वैसे तो दर्द याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है। दर्द में आप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैदानी भाग जो है लद्दाख में कौन सा रहता है? दर्द रहता है। देवसाई, अक्साई चीन, देवसाई का मैदान, अक्साई चीन का मैदान, रूपसू का मैदान और देवसांग का मैदान, ठीक है। ये 4 मैदान जो है लद्दाख में पाए गए हैं, लद्दाख में है, स्थित हैं। सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें लद्दाख की तो राकापोसी, भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली, यानी बहुत ज़्यादा ढाल है इसकी, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है, जो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी 7788 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और अगर इसमें झीलें, 2 झीलें बहुत प्रमुख पाई जाती हैं, पेंगोंग और त्सो झील, ठीक ना। पेंगोंग त्सो झील जो है ये लद्दाख में पाई गई है, और त्सो झील जो है इसका 2/3 हिस्सा चाइना में और 1/3 हिस्सा भारत में। ये हमेशा विवाद का कारण बना रहता है भारत चीन के बीच में। त्सो झील जो है तो जो है 2/3 हिस्सा चीन में और 1/3 हिस्सा इसका भारत में है। दर्रों की अगर बात किया जाए तो खारडुंगला, जराला और चांगला, KJC याद करना है। खारडुंगला, जराला, चांगला सिंपल है। सिंधु नदी
प्रवेश करती है चांगला दर्रे से भारत में। ठीक है, खारडुंगला, जराला और चांगला। चांगला दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और दर्रे 3 पाए जाते हैं कहाँ पर, लद्दाख में, खारडुंगला, जराला और चांगला। सिंधु नदी एवं श्योक नदी के मध्य में जो है स्थित है ये। अगर देखेंगे आप तो लद्दाख जो है एकदम मिडिल में है, इसके ऊपर श्योक नदी बहती है और इसके जस्ट नीचे हमारी सिंधु नदी बहती है। यानी उत्तर में इसके कौन सी है, श्योक नदी, और इसके दक्षिण में कौन सी है, सिंधु नदी बहती है। और उसके जस्ट नीचे फिर जास्कर है सिंधु नदी के। ठीक है, तो सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर है। जास्कर आपको पढ़ना है, तो सिंधु नदी के यानी सबसे ऊपर श्योक नदी, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे सिंधु नदी, उसके नीचे जास्कर, उस और श्योक के भी ऊपर क्या है, काराकोरम। यानी काराकोरम, श्योक, लद्दाख, लद्दाख के बाद में सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद जास्कर। यानी सिंधु नदी के दक्षिण में क्या स्थित है, जास्कर। आईटीसीजेड घाटी के दक्षिण में स्थित है ये। आईटीसीजेड घाटी हमको बताए थे आपको कि ट्रांस हिमालय को हिमालय से अलग करता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर दर्रों की बात करें यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये चित्र बना हुआ है कि जम्मू कश्मीर में इसमें 2 दर्रे हैं, जोजिला और बुरजिला। हिमाचल प्रदेश में भी 2 दर्रे हैं, बड़ा लाचा और सिपकिला। ठीक, जोजिला, बुरजिला, बड़ा लाचा, सिपकिला, याद कर लीजिए, सिंपल है। जोजिला, बुरजिला, बड़ा लाचा, सिपकिला। जोजिला बुरजिला जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, बड़ा लाचा और सिपकिला दर्रे पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रों को अगर नॉर्मल क्रम में याद करना है आपको तो याद कर लीजिए, बरोसी, बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला, ये दर्रे जो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। पामीर का पठार की अगर बात करें, अब जो बाहर के क्षेत्र हैं उनको भी थोड़ा सा ट्रांस हिमालय में देख लीजिए। पामीर का पठार मुख्यतः तजाकिस्तान में है, चाइना में भी स्थित है। इसको विश्व की छत बोला जाता है क्योंकि विश्व का बहुत ऊंचा स्थान है ये। एशिया का निष्प्राण हृदय बोला जाता है। निष्प्राण इसलिए क्योंकि इस पे वेजिटेशन नहीं पाई जाती है, इस पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, यानी कहीं भी वनस्पति है ही नहीं, इसलिए निष्प्राण है। और हृदय इसलिए क्योंकि ये मिडिल ऑफ द एशिया, एकदम सेंट्रल में है एशिया के, इसलिए इसको मिडिल ऑफ एशिया है, इसलिए हृदय कहा जाता है। और वेजिटेशन नहीं है इसलिए इसको निष्प्राण बोला जाता है, इसलिए इसको एशिया का निष्प्राण हृदय बोला जाता है। पामीर गांठ भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंट पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं। जैसा आपको हम दिखाए थे, जब फोटो दिखाए थे कि ये पामीर का पठार सबसे ऊपर आपको दिख रहा है। पामीर के पठार से इधर तीनसान गई है, कुनलुनसान, अल्तनसान, सांसान गई है, इधर हिंदुकश अफगानिस्तान गई है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी पाकिस्तान गई है। तो यहाँ पर कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती आके हैं, इसलिए इसको पामीर की गांठ बोला जाता है। उसके अलावा कैलाश पर्वत की अगर बात करेंगे तो लद्दाख पर्वत का बढ़ा हुआ हिस्सा, लद्दाख पर्वत का जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, कैलाश बोलते हैं। चीन में स्थित है। इसके दक्षिण में मानसरोवर झील है जहाँ से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये 3 नदियाँ जो हैं ये भी क्या हैं, हमारी ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। इस बार पीसीएस में पूछा था इनमें से कौन सी जो है ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदी है, सतलज ऑप्शन में था उसमें। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये 3 ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तिब्बत का पठार की अगर बात करेंगे तो 5300 मीटर जो है ऊंचाई है तिब्बत के पठार की। तिब्बत जो है चीन में स्थित है और तिब्बत के पठार जो है बहुत ऊंचा है। तिब्बत के पठार की ऊंचाई 5300 मीटर है। ठीक है, तो अगर आप आगे बात करें, ये आपको दिख रहा है जो 1 नंबर पे आपको दिख रहा है ये हमारा ग्रेट हिमालय है। 2 नंबर पे जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये हमारा मिडिल हिमालय है। और 3 नंबर पे जो हमको दिख रहा है ये हमारा क्या है, शिवालिक रेंज है। तो हिमालय हमारा 3 पोर्शंस में बटा हुआ है, एक मिडिल हिमालय, एक मेन जो हमारा है बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय के बाद जो मध्य हिमालय के बाद शिवालिक रेंज, 3 भागों में बटा हुआ है। तो इसको आप देख लीजिए, ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक रेंज। ठीक है, आप डिटेल में इसको पढ़ना है। हिमालय 3 भागों में बटा है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज। महान हिमालय इयोसीन और ओलिगोसीन काल में बना है, आईओ लिखा हुआ है, इसका मतलब इयोसीन और ओलिगोसीन काल में बना हुआ है। जबकि मध्य हिमालय मायोसीन काल में बना है और शिवालिक रेंज हमारा प्लायोसीन काल में बना है। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 13 जो है ग्रेट हिमालय में है। और कौन सी ग्रेट हिमालय में नहीं है, 14वीं, जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, काराकोरम दर्रे, काराकोरम चोटी पर, काराकोरम में केटू जो चोटी है यानी गाडविन आस्टिन जो है वो 2nd विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो ट्रांस हिमालय में है, ना कि हिमालय में। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय का पोर्शन नहीं, हिमालय के बढ़े हुए भाग को ट्रांस हिमालय बोला जाता है। ठीक है, तो 14 सबसे ऊंची चोटी किसमें है, ग्रेट हिमालय में पाई गई हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, 14 में से 13। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है, सर्वोच्च हिमालय भी बोला जाता है, हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है। इसके कई ऐसे नाम हैं। अगर ग्रेट हिमालय की लंबाई की बात करें
तो 2400 किलोमीटर लंबाई है, यानी ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक की दूरी 2400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है, आप यहाँ से अगर स्टार्ट करें, यहाँ से देखना, अगर यहाँ से देखना स्टार्ट करें और यहाँ तक आएंगे तो कितनी दूरी यहाँ पड़ेगी, 2400 किलोमीटर तक जो है आप पहुँच जाएंगे। 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई इसकी 23 किलोमीटर एवरेज ली गई है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होती है। एवरेज चौड़ाई जो है 23 किलोमीटर है और हाइट इसकी जो है, जो देखी जाती 6000 मीटर है, जो मैक्सिमम है। ठीक है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तक है और सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक। अगर चोटियों की बात करें हम, तो आपको बताएं हम नंगा पर्वत से नामचा बरवा, तो एक फार्मूला बना हुआ है, नो के बी डोंट डाग कैम के एन, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो जम्मू कश्मीर में एन, जो पहला वाला एन है, नंगा पर्वत, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद के बी डोंट, के बी डी एन टी, के बी डोंट मतलब के फॉर कामेत, बी फॉर बद्रीनाथ, डी फॉर दूनागिरी, एन फॉर नंदा देवी, टी फॉर त्रिशूल। ये हमारा क्या है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली चोटियां हैं। उसके अलावा डाग कैम, ये नेपाल में पाई जाती हैं, DAGCAM, डाग कैम। डाग, डी फॉर दूनागिरी धौलागिरी, ए फॉर अन्नपूर्णा, जी फॉर गौरी शंकर, सी फॉर चोएयू, ए फॉर एवरेस्ट, एम फॉर मैकालू। और उसके बाद हमारा सिक्किम आ जाएगा। तो सिक्किम में हमारा क्या है, कंचनजंगा है, जो भारत की सबसे हिमालय में पाई जाने वाली सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद लास्ट हमारा जो है नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप देख लीजिए एक बार क्रम से। नो मतलब नंगा पर्वत, के बी डोंट यानी कामेत, बद्रीनाथ, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। उसके बाद डाग कैम, डाग DAG धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर। CAM कैम, चोएयू, एवरेस्ट और मैकालू। एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8856 मीटर ऊंचाई इसकी है। उसके अलावा सिक्किम में कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंची है, भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है। अगर POK वाले पोर्शन को हटा दिया जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है नामचा बरवा हमारी लास्ट जो है सबसे, अब अगर पूछ लिया जाए इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पश्चिमी कौन सी है, नंगा पर्वा। तो सबसे पूर्वी कौन सी है, हमारा नामचा बरवा। उसके बीच में उत्तराखंड में कौन सी है, कामेत, बद्रीनाथ, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। और अगर नेपाल की बात करो तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, चोएयू, एवरेस्ट। ये हमारी सारी चोटियाँ ऐसे सीक्वेंस से हैं, मैकालू। उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा में, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में हमारी श्रृंखलाएँ हैं। अगर हिमाचल ग्रेट हिमालय के दर्रों की बात अगर हम करें तो ग्रेट हिमालय में एक बार इस पे नज़र डालेंगे अगर, सबसे पहले हमारा कौन सा यहाँ आता है, कश्मीर। कश्मीर में हमारी जास्कर श्रेणी है। उत्तराखंड में हमारी क्या है, ये यहाँ से हमारी, ये तो जास्कर की हमने लिख दी है थोड़ा सा, बुर्जिला और जोजिला। ठीक है, ये हमारी जास्कर की हैं। लेकिन हमारा जो मेन ग्रेट हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है, उत्तराखंड से ही है। तो उत्तराखंड में जो दर्रे हमारे यहाँ हैं उत्तराखंड में, वो कौन कौन से हैं, हमने लिख दिया, थांगला, मुलिंगला, माना, नीत, लिपुलेख, सालसल, उत्तराखंड के दर्रे हैं। वैसे हम इसको इंपॉर्टेंट, इसमें जो माना और नीत और लिपुलेख इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मालिनी याद कर लीजिए आप अगर चाहते हैं तो, मालिनी, माना, लिपुलेख और नीति। ठीक ना, वैसे सीक्वेंस आपको याद करना है तो यही, अगर आप सारे दर्रे याद करना चाहते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर फैले हुए हैं, तो ऐसे ही बुर्जिला, जोजिला, थांगला, मुलिंगला, माना, नीत, लिपुलेख, सालसल। उसके बाद सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। उसके बाद अरुणाचल में बोमडिला और यांगयाप। सिंपल सी बात है, आप याद कर सकते हैं। ग्रेट हिमालय में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो ग्रेट हिमालय में उत्तर प्रदेश में थांगला, मुलिंगला, माना, नीत, लिपुलेख, सालसल, और सिक्किम में नाथुला, जेलेपला, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और यांगयाप। ठीक है, सीक्वेंस आपको ऐसा ही मिलेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर सीक्वेंस से हमने लिखा है, सीक्वेंस से आप समझिए। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो उत्तराखंड के आप याद कर लीजिए, मालिनी से माना, लिपुलेख और नीति, और सिक्किम के याद कर लीजिए नाथुला, जेलेपला, और अरुणाचल के बोमडिला और यांगयाप याद कर लीजिए आप। ग्रेट हिमालय के ये दर्रे हैं। वैसे अगर आप सीक्वेंस से याद करेंगे, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सीक्वेंस से याद करिए। अगर ग्रेट हिमालय के ग्लेशियर की बात करें तो जिप MCM याद कर लीजिए, GYP MCM, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, चौरबाड़ी ग्लेशियर और मार्चा तुंग ग्लेशियर। ठीक है, ये सारे ग्लेशियर उत्तराखंड के हैं, ये भी एकदम सीक्वेंस से हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर लगे हुए। और सिक्किम में हमारा जेमू ग्लेशियर है, याद रखना, जेमू ग्लेशियर जम्मू में नहीं है, जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में। और गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, चौरबाड़ी, मार्चा तुंग, ये सारे कहाँ हैं,
उत्तराखंड में है ग्लेशियर, ग्रेट हिमालय पर पाए जाने वाले ग्लेशियर जो उत्तराखंड में मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो मध्य हिमालय जो हमारा है ग्रेट हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में पाया जाता है। आपको फोटो दिखाए थे अभी हम ऊपर मैप में, एक बार फिर चाहें तो देख लीजिए कि जो हमारा मध्य हिमालय है, ग्रेट हिमालय ऊपर ब्लू कलर का दिख रहा है और नीचे जो 3 नंबर पे, 1 नंबर पे ग्रेट हिमालय और 3 नंबर पे हमारा कौन सा है, शिवालिक रेंज। तो 2 नंबर पे हमारा मध्य हिमालय, उन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो मध्य हिमालय ग्रेट हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में है। MCT और MBF के बीच, घाटियों के बीच में है। MCT मतलब मेन सेंट्रल ट्रस्ट, आपको घाटियाँ शुरुआत में बताए थे, मेन सेंट्रल ट्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट के दोनों घाटियों के बीच में ये पाया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, लंबाई इसकी जो है वो 2000 किलोमीटर है, उसकी ज़्यादा थी, इसकी थोड़ा सा कम है, 2000 किलोमीटर है। और चौड़ाई इसकी जो है 80 से 100 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, 80 से 100 किलोमीटर है। हाइट जो है इसकी 3750 से 4250 या 4500 मीटर तक लगभग है इसकी हाइट। ठीक है, अन्य नाम इसको हिमाचल हिमालय बोला जाता है, मध्य हिमालय को लघु हिमालय बोला जाता है। महाभारत, नेपाल में इसको महाभारत हिमालय कहते हैं, भाई भूटान में इसको ब्लैक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं कुछ, तो जो जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं मध्य हिमालय में, उन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, हिरनमर्ग, खिलनमर्ग। ठीक है, ये एकदम सीक्वेंस से हैं, तो जिसके पीछे अगर मर्ग लग जाए वो कहाँ घास के मैदान है, जम्मू कश्मीर में है, वो भी मध्य हिमालय में। और बाकी जो उत्तराखंड में इसके कुछ घास के मैदान हैं उसमें हैं बुंगियाल, पमार, तुंगमठ, पयार, अवली, बेड़नी। ठीक, ये सारे जो हैं पाए जाते हैं उत्तराखंड में जो है घास के मैदान, बुंगियाला, पयार, तुंगमठ, अवली, बेड़नी। ठीक है, ठीक है, बुंगियाला या पयार बोलते हैं इनको, और इसमें तुंगमठ, पयार, अवली, बेड़नी, ये हमारे जो है 4 जो हैं उत्तराखंड में। ठीक है, जो पाए जाते हैं उत्तराखंड में उनको बुंगियाला, पयार कहा जाता है। इसमें तुंगमठ, पयार, अवली, बेड़नी, ये 4 जो है इस प्रकार के हैं। अच्छा, करेवा एक सम्मिश्रित काली मिट्टी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, जो मध्य हिमालय में पाई जाती है। इसमें केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। करेवा बोलते हैं उसे, गाद, बर्फ, कंकड़ पत्थर से मिलकर एक मिट्टी बन जाती है, वहाँ उसे स्पेशल फॉर्म बोलते हैं करेवा। कई बार क्वेश्चन आता है कि करेवा किससे संबंधित है, तो कई बार उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो एक प्रकार की मिट्टी है जो गाद, बर्फ और कंकड़ के मिलने से बनती है, और वहाँ केसर की खेती बहुत प्रमुखता होती है, जो मध्य हिमालय में पाई जाती है। मध्य हिमालय पर टेम्परेट क्लाइमेट पाई जाती है 1500 से 2000 मीटर तक, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, मध्य हिमालय जो है इस पर 1500 से 2000 मीटर ऊंचाई है, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी क्लाइमेट है यहाँ की, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक स्थल, टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं। और इन टूरिस्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो जो डलहौजी है, खंजियार है, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, अब खूब घूम भैया, शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, अबली, धनोलरी, काठमांडू, ये सारे हमारे किस में आते हैं, मध्य हिमालय में ही है। सारे घूमने वाले पोर्शन जितने आपको दिखेंगे सारे मध्य हिमालय में हमको मिलेंगे। कौन कौन से, डलहौजी जो जम्मू कश्मीर में है, खंजियार, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सारे हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग सिक्किम में है, मसूरी उत्तराखंड में है, अबली, धनोलरी और काठमांडू ये सारे तुम्हारे नेपाल के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा दर्रों की अगर बात करें तो दर्रे यहाँ पर आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में मिलेगा पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा रोहतांग। हिमाचल में आपको बताए थे बरोसी दर्रे, याद कर लो, बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला। तो बड़ा लाचा और सिपकिला तो ऊपर हो गए थे, लेकिन रोहतांग बच गया था, तो रोहतांग हमारा मध्य हिमालय में हमारा है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर ये सारे पाए गए हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग ये सारे दर्रे हैं। रोहतांग दर्रे से ब्यास और रावी नदी का उद्गम होता है, यहीं से ब्यास और रावी नदी निकलती है यहीं से। ठीक है, नदियाँ जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, रोहतांग से ब्यास और रावी नदी का उद्गम होता है, याद कर लो अभी से, तो नदी पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जरा चित्र देखेंगे मध्य हिमालय का तो ऐसे जो है पीर पंजाल हमारा है। कहाँ, ऊपर वाला पोर्शन जो है जम्मू कश्मीर में, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में आ गया है। ठीक है, तो ऊपर वाले जो जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन है उसमें हमारा कौन कौन से 2 दर्रे हैं, देखो जैसे जम्मू कश्मीर में था तो आपको दिखाए थे 2 दर्रे थे, देखो ये पीर पंजाल और बनिहाल। हल्का सा आ गया किसमें, हिमाचल में, तो उसमें आ गया रोहतांग दर्रा यहीं पे। ठीक है, उसके बाद जो धौलाधर है तो धौलाधर हल्का सा जम्मू कश्मीर में टच कर रहा, बाकी पूरा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद रतनपीर और नागटिस्बा। ठीक है, ये तुम्हारे दोनों कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। मसूरी कहाँ है,
ये तुम्हारा है उत्तराखंड में। उसके बाद महाभारत बोलते हैं, जो नेपाल में पर्वत श्रृंखला है इसको बोलते हैं महाभारत। सिक्किम में जो है इसको बोलते हैं दार्जिलिंग। और जो हमारी पर्वत श्रृंखला है भूटान में उसको बोलते हैं ब्लैक माउंटेन। और 4 पर्वत श्रृंखलाएं अरुणाचल प्रदेश में, डफला, मिरी, अबोर, मिस्की। ठीक है, याद कर लो, पीर पंजाल, धौलाधर, रतनपीर, नागटिस्बा, मसूरी। महाभारत, दार्जिलिंग, ब्लैक माउंटेन, डफला, मिरी, अबोर, मिस्की। अगर सीक्वेंस में आप क्रम बनाएंगे माइंड में, सबसे पहले जम्मू कश्मीर स्टार्ट हुआ, जम्मू कश्मीर में हमारा आएगा पीर पंजाल। ठीक है, और पीर पंजाल पहुंच गया हिमाचल तक। उसके बाद आया धौलाधर, जो हल्का से जम्मू कश्मीर में टच है लेकिन पूरा हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आएगा रतनपीर और नागटिस्बा, जो हिमाचल प्रदेश में छोटे छोटे पर्वत हैं। उसके बाद मसूरी, जो हमारा मसूरी तो आप सब लोग जानते हैं उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड में मसूरी है। और उसके बाद महाभारत पर्वत, नेपाल में इसको महाभारत बोलते हैं। ठीक है, महाभारत पर्वत तो नेपाल में मध्य हिमालय महाभारत पर्वत है। सिक्किम में दार्जिलिंग है, खूब लोग घूमने जाते हैं सिक्किम दार्जिलिंग। और ब्लैक माउंटेन जो है इसको भूटान में ब्लैक माउंटेन बोला जाता है, जो ये पर्वत है। और अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाएंगे आप तो डफला, मिरी, अबोर, मिस्की। एक क्रम से हैं, आप सीक्वेंस अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नाम याद करना चाहें तो नाम याद कर सकते हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद शिवालिक रेंज हमारा जो तीसरा है, शिवालिक रेंज है। अन्य नाम अगर बात करें तो बाह्य हिमालय, उप हिमालय या मैनाक पर्वत इसको बोला जाता है शिवालिक रेंज को। ये मध्य हिमालय तथा उत्तर भारत के मैदान के बीच में पाया जाता है। सिंपल सी बात है, सबसे इसके ऊपर मध्य हिमालय है और नीचे उत्तर भारत का मैदान है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऐसा कुछ क्रम दिखेगा आपको, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय दिखेगा। ठीक है, उसके नीचे आएगा जस्ट ITCZ जोन। ठीक है, उसके बाद आएगा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद आएगा MCT यानी मेन सेंट्रल ट्रस्ट, तुम्हारा मेन सेंट्रल ट्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, ये तुम्हारी घाटियां हैं, ITCZ घाटी, उसके बाद MCT घाटी। उसके बाद फिर पड़ेगा मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय के बाद तुरंत पड़ेगा मेन बाउंड्री फॉल्ट घाटी। उसके बाद आएगा शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज के बाद आएगा HFF घाटी, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट घाटी। उसके बाद आएगा भाबर का क्षेत्र, तराई क्षेत्र, दलदल रहेगा यहाँ। फिर बांगर आएगा, फिर खादर आएगा, यानी ओल्ड एल्यूवियल और न्यू एल्यूवियल, जो आप पढ़े होंगे बांगर खादर, एग्रीकल्चर वाले तो बहुत बांगर खादर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिडिल हिमालय, उत्तर भारत कहाँ है मिडिल हिमालय, आप देख रहे हैं कि कहाँ है। सबसे पहले जो शिवालिक रेंज कहाँ है, मिडिल हिमालय और भाबर के क्षेत्र के बाद में बीच में है, यानी मैदान के बीच में है। भाबर के क्षेत्र से यहाँ मैदान स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र के बीच में है। MBF और HFF के बीच में है। शिवालिक रेंज आपको दिख रहा होगा MBF और HFF के बीच में है। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के बीच में। लंबाई इसकी कोई डाटा रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन पोतवार के पठार से कोसी नदी तक ये फैला हुआ है, इतना पता है। लंबाई कोई एक्चुअल डाटा हमको नहीं मिला है अभी तक, बुक में भी हमारी नहीं लिखा था और बुक में भी लिखा था नो डाटा, तो हमने भी आपको वही बता दिया है। चौड़ाई की अगर बात करें तो ये पश्चिम में तो 50 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, और वहीं जब पूर्व की अरुणाचल प्रदेश की ओर हम जाते हैं तो 15 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रह जाती है। ठीक है, ये चपटा हुआ है पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर ज़्यादा चौड़ा है। ठीक ना, और हाइट की अगर बात करें तो 1000 से 1200 मीटर ये ऊंचाई है, नहीं मिडिल हिमालय से भी अब जो है कम ऊंचा है। स्थानीय नाम अगर जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में सिमलक पहाड़ी कहते हैं, उत्तराखंड में इसको धांगा या डुंडुआ बोलते हैं। धांगा या डुंडुआ किसका नाम है, शिवालिक रेंज का। नेपाल में इसको चुरिया मुरिया बोलते हैं और बिहार में इसको सोमेश्वर पहाड़ी कहते हैं। इसका कुछ पोर्शन बिहार में भी सरक गया है। घाटियाँ अगर इसमें देखोगे तो पश्चिम में जो भी घाटियाँ पाई जाती हैं उनको दून बोला जाता है, जैसे देहरादून, कुथरी दून, पटली दून। ठीक है, ये सारे ऐसे हैं। ठीक है, पूर्व में इनको द्वार बोलते हैं, जैसे हरिद्वार। ठीक है, पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार। पश्चिम में दून जैसे देहरादून, कुथरी दून, पटली दून, और पूर्व में इसको बोलते हैं इनकी घाटियों को द्वार, जैसे हरिद्वार। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ और पर्वत देख लें, पूर्वांचल वगैरह में कुछ पर्वत पाए जाते हैं, उसके बारे में जान लें तो आपको थोड़ा सा दिखा दें इमेज हम पूर्वांचल के पर्वतों की। तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, जो आपको सबसे पहले दिख रहा है पटकाई ब्रूम दिख रहा है, एक ये श्रृंखला पटकाई ब्रूम। उसके जस्ट नीचे नागा है, नागा के बगल में हल्का से छोटी सी दिख रही है ये वाली, ये कोहिमा है। उसके बाद एक क्रॉस एक दिख रही है जो नागा को मणिपुर से अलग कर रही है, नागा को मणिपुरी पहाड़ी से अलग कर रही है, तो ये बैरल है। ठीक है, ये मणि है, उसके बाद मीज़ो है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान देंगे तो पटकाई ब्रू में एक श्रृंखला है, उसके बाद नागा है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद मीज़ो है, और इसके बाद सबसे नीचे म्यांमार में अराकान योमा आपको दिख रही होगी। तो इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देते हैं पहले, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पूर्वांचल में जो चोटी है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पाई जाती है, कडाफा बूम,
इसकी सबसे ऊंची चोटी मिसमी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कडाफा बूम है 4578 मीटर। पटकाई बूम जो है दूसरी इस पर पाई जाती है जो भारत म्यांमार सीमा पर है। नागा पहाड़ी नागालैंड एवं म्यांमार के जल विभाजक का काम करती है। सबसे ऊंची चोटी इसकी सारामती, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती। कोहिमा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जापवी है जो नागालैंड में है। बरेल घाटी जो है, बरेल पहाड़ी जो है ये नागा और मणिपुर पहाड़ियों को अलग करती है। आप देखे हैं ना, आपको दिखाए हैं कि बरेल पहाड़ी जो एक नागा और मणिपुर पहाड़ी को अलग कर रही है, ये बरेल पहाड़ी है। उसके बाद जो है बरेल पहाड़ी नागा और मणिपुर पहाड़ी को अलग कर रही है। उसके जस्ट नीचे मणिपुर के नीचे मिजो पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसके अलावा मेघालय में 3 पहाड़ियां आपको दिखेंगी। गारो खासी जयंतिया क्रम से एकदम है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी जयंतिया। गारो के दक्षिण में सुरमा नदी का मैदान है और गारो के दक्षिण में चेरापूंजी का पठार भी पाया गया है। यानी अगर आप बात करेंगे तो मेघालय आपको ये दिख रहा है, छोटा सा पोर्शन है। 3 घाटियां आपको 3 डंडी दिख रही हैं। ये पहली है गारो, जी के और गारो खासी और जयंतिया, जे लिखा है। तो अब गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। पूर्वांचल मुख्य ग्रेट हिमालय के पूर्व में स्थित है पूर्वांचल पर्वत। ब्रह्मपुत्र दिहांग गार्ज पार करने के पश्चात हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यानी यहाँ तक ऐसे हिमालय पर्वत आया है जो है तुम्हारा, जब गार्ज यानी ब्रह्मपुत्र नदी को पार किया उसके बाद ये क्या करता है कि मुड़ जाता है दक्षिण यानी नीचे की ओर मुड़ जाता है। तो ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और यहाँ कई सारी जगह पर जो है कई सारी पहाड़ियों को बना देता है। तो इससे हम जान जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में मिसमी और पटकाई बूम, सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी कडाफा बूम है मिसमी की। पटकाई बूम में अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा बनाती है, ठीक है। ये सब जो है आप पूर्वांचल पर हिमालय में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बचा है पोर्शन किस चीज़ का, अब ये आपका हो गया। तो आपका थोड़ा सा बचा है क्लासिफिकेशन जो है हिमालय का करना है अब जियोग्राफिकल बेसिस पे, जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हिमालय का अगर हम करेंगे तो 4 भागों में हमने बांटा है। एक पंजाब हिमालय, दूसरा हमारा है कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आप देखेंगे नदियों के हिसाब से हमने बांट दिया है। इंडस और जहाँ पर सतलज नदी, इंडस और सतलज नदी के बीच के हिमालय को हमने कहा पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को हमने कहा कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता नदी के बीच यानी जो नेपाल का हिमालय है इसको हमने नेपाल हिमालय कहा। जो नेपाल है वो काली और तिस्ता नदी के बीच में है तो नेपाल हिमालय कहा। उसके बाद असम हिमालय जो है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हमारा असम हिमालय है, ठीक है। तो आप पंजाब हिमालय में सिंधु तथा सतलज के बीच में है। जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। लंबाई इसकी 560 किलोमीटर है। श्रेणी इसमें काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाब, धौलाधर, जास्कर वही सारी पाई जाएंगी जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई गई थी। ऊंचाई इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है, ठीक है। जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो ऊंचाई इसकी कम हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है वो K2 है, गार्डविनास्टीन 8611, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कुमायूं अगर सतलज और काली नदी के बीच में है, लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। पश्चिम भाग को गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, यानी ये पंजाब हिमालय के अच्छे अपेक्षा जो है अधिक ऊंचा है। नंदा देवी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो 7817 मीटर ऊंची है। अन्य चोटियां इस पे कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री ये सारी चोटियां इस पे पाई गई हैं। गंगा और यमुना का उद्गम क्षेत्र यहीं से है, कहाँ से? कुमायूं हिमालय से, क्योंकि गंगा यमुना कहाँ से उदय होता है? उत्तराखंड से। तो ये उत्तराखंड में जब पाया जाता है कुमायूं हिमालय तो उत्तराखंड से ही जो है गंगा यमुना का उद्गम होगा। नैनीताल, भीमताल, सामताल ये सारी झीलें पाई जाती हैं उत्तराखंड में, तो वही कुमायूं हिमालय में पाई जाएंगी। नेपाल हिमालय की अगर बात करें तो काली नदी से तिस्ता नदी तक है, 800 किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबा यही भाग है, 800 किलोमीटर है, क्योंकि पहले वाला सिर्फ कितना था 320, उसके पहले वाला 560 है, हमारा कितना है 800 किलोमीटर, सर्वाधिक लंबा है। सबसे ऊंचा भी नेपाल हिमालय है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो इसी पे नेपाल हिमालय पे पाई जाती है। 8850 है, 56 मीटर लगभग है नेपाल तिब्बत सीमा में। अन्य चोटियों में कंचनजंगा भी यही है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अगर पीओके वाली K2 को ना जोड़ें तो। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है भारत में है, ठीक है। उसके अलावा मैकाल, कंचनजंगा, ये सारी, कंचनजंगा सेकंड, ये सारी बहुत सारी चोटियां हैं। काठमांडू इसकी सबसे प्रसिद्ध घाटी है नेपाल में, काठमांडू सबसे प्रसिद्ध घाटी है। नेपाल और सिक्किम दोनों का पोर्शन मिलाकर है, ठीक है। और असम हिमालय जो हमारा है ये तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है, 750 किलोमीटर लंबा है। इसमें प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग, दिबांग ये सारी नदियां हैं। विस्तार इसका सिक्किम, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में है। चोटी इसकी सबसे ऊंची नामचा बरवा, जो सबसे लास्ट चोटी हमारी नामचा बरवा थी, आप देखे थे पहले, तो हमारा है, ठीक है। फिर भैया धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास मिलेंगे अब तो अन्य जो है पर्वतों की बात करेंगे, हिमालय क्षेत्र के अतिरिक्त जो पर्वत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।